नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का रियो डी जेनेरो में भव्य स्वागत। भारतवंशियों में जबरदस्त उत्साह। प्रधानमंत्री मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों का व्यापार, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, फार्मा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का आज 90वां जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन का बताया प्रतीक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में गाजा बंधक और युद्ध विराम समझौतों के लिए इजरायल कतर भेजेगा वार्ताकार। हमास की अस्वीकार्य मांगों के बावजूद होगी वार्ता। वॉशिंगटन में कल नेतन्याहू और ट्रंप के बीच होगी मुलाकात। और अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी रियो डी जेनेरो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्राजील के रियो डी जेनेरो के होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भारतवंशियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की मौजूदगी देखी गई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी ढोल, नगाड़ों और नारों के उद्घोष के साथ की। कई लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ संवाद किया, उनकी एक झलक पाकर खुशी जताई। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में ब्राजील में भारतीय रहते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर पर कलाकारों ने एक मनमोहक प्रस्तुति पेश की, जिसका प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की है।
और भारत में बड़ी संख्या में उद्यमी भी रियो डी जेनेरो पहुंचे। भारतीय उद्योगपति ब्राजील के साथ व्यापार में सहयोग को लेकर इच्छुक हैं। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। रियो द जेनेरो में 6-7 जुलाई को ब्रिक्स समिट होने वाला है और उस ब्रिक्स समिट के पहले भारत और कई तरह के आयोजन कर रहा है। तो क्या होगा जब ब्राजील और इंडिया मिलेंगे, इस पर यह सम्मेलन यहाँ हो रहा है। और इस सम्मेलन में हमारे साथ हैं कई लोग जो भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो ब्राजील के साथ मिलकर नए तरीके का संबंध विकसित करना चाहते हैं। मोदी जी और प्रेसिडेंट लूला के बीच में बात होगी और ब्रिक्स सम्मेलन भी हो रहा है, तो इसमें कुछ आप सोच रहे हैं कि राहत कुछ मिलेगा? हाँ, टैरिफ में बड़ा राहत मिलेगा और जो यूरो नॉर्म्स हैं, यूरो 6 था यहाँ पे और इंडिया में BS6 चल रहा है। अब दोनों में जाके ऑलमोस्ट सिमिलरिटी हो गई है। अब इस पे समझौता होगा दोनों की जो भारत के मोदी साहब मिलेंगे और जो ब्राज़ील के प्रधानमंत्री साहब मिलेंगे, वो दोनों के बीच ये बातचीत होगी कि फ्री ट्रेड होगा और टैरिफ रेट में हमारा एक डिमांड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रही। मेरे को यहाँ पे बहुत खुशी हुई है ये देख के कि यहाँ पे भी बहुत चर्चा चल रही है स्टार्टअप्स को लेके, और मेरी उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री से कि इंडियन स्टार्टअप्स के लिए जो पूंजी चाहिए, जो कोई भी मार्केट ओपनिंग करनी है यहाँ के लिए, वो करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडियन स्टार्टअप्स को बहुत प्रोत्साहन करा है। यहाँ पे ब्राज़ील के अंदर ड्यूटी 10 से 35% है, वो हम चाहते हैं कि कम हो जाए तो एक दूसरे के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड हो सकता है, बिकॉज इंडिया इज़ द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लेस फॉर इन जनरल। मैं यहाँ पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की यहाँ पे आया हूँ और काफ़ी कुछ अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे मिला है। हमारी एक हेल्थ टेक कंपनी है और हम मूलतः काम कर रहे हैं जो डिजिटल, जो स्मार्ट इकोनॉमी आज के है, वो सेफ भी नहीं है उतना, क्योंकि उसमें खतरे हैं जो शरीर के स्वास्थ्य पे और सेफ्टी पे भी उसका असर है। तो हम लोग विश्व के पहले लोग हैं जो सिग्नल क्वालिटी और स्ट्रेंथ को बगैर चेंज किए उसकी जो हानिकारक जो पद्धति है उसको हम ठीक कर सकते हैं। ब्राजील और भारत जब मिलेंगे तो कई क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं हैं और जो अंदर सम्मेलन चला है उस सम्मेलन में ब्राजील के अधिकारी मौजूद हैं और ब्राजील के बिजनेसमैन मौजूद हैं, भारत के अधिकारी मौजूद हैं और भारत के बिजनेसमैन मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पे ब्रिक्स समिट के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट लूला से मिलेंगे तो दोनों देशों के बीच में चुनौतियां क्या हैं व्यापार में और दोनों देशों के बीच व्यापार में अवसर क्या है, इन सारी चीज़ों पर विचार होगा। DD न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं अखिलेश सुमन, रियो द जेनेरियो से। और ग्लोबल साउथ के दो अहम देश हैं भारत और ब्राजील, और दोनों कृषि प्रधान देश हैं। दोनों तरफ की सरकारों का जोर कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर है। आइए देखते हैं, इस पर हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने बात की है भारत और ब्राजील के 2 कृषि व्यवसायियों के साथ, जिन्होंने बताया कि आपसी सहयोग से दोनों देशों के जो किसान हैं और कृषि क्षेत्र से जुड़े जो उद्योग हैं उन्हें काफ़ी फायदा होगा। दुनिया के ग्लोबल साउथ में जिन 2 देशों के पास कृषि में काफ़ी महारत है वो है भारत और ब्राज़ील। मनीष जी, आपकी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में रुचि है, आप एग्रीकल्चर में बाहर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या बाहर से पूंजी आकर्षित करना चाहते हैं। ये जो ब्राज़ील के जो हमारे जो टियागो बोल रहे हैं, इनसे क्या फ़ायदा हो सकता है भारत के किसानों को? देखिए, भारत के किसानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। जो मैं अभी इनकी टेक्नोलॉजी देख रहा हूँ, जो इन लोगों की बातें भी सुनी हैं, तो उससे लग रहा है कि ये लोग काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं और इनके जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, वो हमारे देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर हम लोग, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट FPOs को प्रमोट कर रही है, FPOs के थ्रू हम जो छोटे फार्मर्स हैं उनको हम कंबाइन करके और उसके साथ में कोल्ड चेन का इस्तेमाल करते हुए अगर इनकी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे तो हम फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस भी दे पाएंगे और अच्छा प्रोडक्शन भी हम लोग वहाँ पे कर पाएंगे। तो भारत के एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर भारत और ब्राज़ील में कोई सहयोग होता है तो उससे
क्या करेंगे? यहाँ पूंजी लगाएंगे, यहाँ की पूंजी वहाँ से ले जाएंगे, या यहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ ले जाएंगे? कैसे ये सहयोग होगा? दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर लैंड बैंक बहुत ज़्यादा है इनके पास, तो इनके पास जो है एग्रीकल्चर बेस बहुत स्ट्रांग है। तो हम यहाँ से भी प्रोडक्ट्स को भी उधर ले जा सकते हैं, वहाँ यहाँ की टेक्नोलॉजीज़ भी वहाँ ले जा सकते हैं, और वहाँ पर भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर भी ला सकते हैं। तो इसके ऊपर अभी हम लोग और थोड़ा मंथन करेंगे, और उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आने की उम्मीद है इन आने वाले 2 दिनों में। कल अपने पीएम साहब भी आ रहे हैं, जो कि हमेशा हम लोग लिए एनर्जी बूस्टर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ ना कुछ अच्छा हमें और सहयोग मिले। तो भारत और ब्राज़ील के बीच में जो संबंध है, उन संबंधों में एग्रीकल्चर एक खास उसका फैक्टर है, और अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भारत और ब्राज़ील साथ में बढ़ें तो निश्चित तौर पे ग्लोबल साउथ के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ताकि अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ पर एग्रीकल्चर के मामले में, नई तकनीक के मामले में हमारी निर्भरता कम होगी। और ख़ास बात यह है कि ब्राज़ील में भी छोटे किसान हैं और भारत में भी छोटे किसान हैं, तो एक दूसरे की आवश्यकताओं को ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ रियो द जेनेरियो से मैं अखिलेश सुमन, डीडी न्यूज़ के लिए। हर साल दुनिया भर के लाखों लोग रियो डी जेनेरियो के क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा को देखने पहुंचते हैं। इस प्रतिमा की ऊंचाई 30 मीटर है। इसे रियो की पहचान माना जाता है। इस मशहूर प्रतिमा का जायजा लिया हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। आइए देखते हैं ब्राजील की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान की एक झलक। दुनिया को आशीर्वाद देने की मुद्रा में खड़ी ईसा मसीह की ये प्रतिमा रियो द जेनेरियो के कोरकोवाडो पहाड़ पर स्थित है। इसे माना जाता है ब्राजील की परंपरा में, ब्राजील के धार्मिक सहिष्णुता में और ब्राजील में शांति, दया और करुणा दिखाने में इस मूर्ति को एक प्रतीक माना जाता है। इस मूर्ति के माध्यम से दुनिया के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश होती है कि अगर गंभीर से गंभीर संकट का भी सामना करना हो तो आदमी पहाड़ पर भी चढ़कर मूर्तियां मिरेकल कर सकता है। रियो द जेनेरियो में इस मूर्ति के अगल बगल आप देखेंगे तो तरह तरह के दृश्य हैं। इस दृश्य को देखकर आपको लगेगा कि ये दृश्य जो है समुद्र का है, ये दृश्य पहाड़ का है, और ये दृश्य मानव के उस सारे प्रयास का है जो मानव जाति को, मानव प्रजाति को खूबसूरत बनाते हैं। तो इसी रियो द जेनेरियो में इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया है, और इस ब्रिक्स सम्मेलन में दुनिया के कई ग्लोबल साउथ के देश शामिल होने वाले हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आए हैं। अखिलेश सुमन, रियो द जेनेरियो से कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ, डीडी न्यूज़ के लिए। और ब्राजील में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की निदेशक डॉक्टर ज्योति शुक्ला ने बताया कि कैसे भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की वजह से दोनों देशों की सरकारों के साथ साथ जनता भी करीब आ रही है, और ये दोनों देशों की डिप्लोमेसी को भी बल प्रदान कर रही है। डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला है हमारे साथ, ये ICCR की डायरेक्टर है ब्राज़ील में। डॉक्टर शुक्ला, ये भारत ब्राज़ील में कैसा है? भारत ब्राज़ील में देदीप्यमान है। भारत की संस्कृति के प्रति जिस प्रकार का रुचि है, जिस प्रकार का गहरा आत्मीयता है और जिस प्रकार की जिज्ञासा है, ऐसा बहुत कम जगह है। ब्राज़ीलियन भारत से प्रेम करते हैं, भारत के बारे में जानना चाहते हैं, भारत को देखना चाहते हैं, भारत के बारे में सीखना चाहते हैं। आप इन लोगों को कैसे सिखा रही हैं, कैसे बता रही हैं? देखिए, ऐसा है कि ICCR का सेंटर, यानी कि स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर जो साओ पाउलो में है, हम योगा की क्लासेस लेते हैं, हम हिंदी की क्लासेस लेते हैं, हम कुछ संस्कृत सिखाते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, भारतीय परफॉर्मिंग आर्ट्स की, हम ओडिसी सिखाते हैं, और उसके अतिरिक्त हमारे 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। पहला कैंपस कनेक्ट, यानी हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से जोड़ते हैं सेंटर को। दूसरा हमारा है एक्सपीरियंस इंडिया डे, जिसमें हम यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, जो यंग विद्यार्थी, यंग स्टूडेंट्स स्कूल और कॉलेज के, उसके साथ हम यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, यानी एकेडमिक कनेक्ट की बात करते हैं, उन्हें हम भारत का परिचय देते हैं। एक पूरा दिन अपने यहाँ रखते हैं और अनुभव देते हैं कि भारत है क्या। तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है इंडिया इन योर लाइब्रेरी, यानी जो यहाँ की लाइब्रेरीज़ हैं, यहाँ पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है, लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइब्रेरी में भारत के बारे में इतनी किताबें नहीं है। अब पिछले 10 साल में किताबों की संख्या बढ़ी है, रुचि बढ़ी है, उत्साह बढ़ा है। और क्या पोर्तुगीज में वो किताबें आप देते हैं? नहीं, हम अंग्रेजी में भी उपलब्ध कराते हैं और कुछ अनुवाद का भी हम काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी हम यहाँ होम प्रोडक्शन कर रहे हैं अपना, जिसमें हम एक मंत्र का पूरा DVD प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे हमने कहा है कि मंत्रा फ्रॉम ब्राज़ील, उसका जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसके अतिरिक्त ब्राज़ील बहुत ऐसा देश है जहाँ संगीत के प्रति बहुत आकर्षण है, नृत्य के प्रति। तो हमने कार्निवल में पिछली बार ICCR की ओर से, भारत के कॉन्सुलेट की ओर से, हमने
पूरा एक बॉलीवुड का सेक्शन हमने कार्निवल में रियो में प्रेजेंट किया और साओ पाउलो में प्रेजेंट किया, जिसमें करीबन 5 से 7 हज़ार लोग आए। भारत और ब्राज़ील राजनयिक तौर पे और व्यापारिक तौर पे और यहाँ तक कि जो राजनयिक पूरा जो ढांचा है पूरे दुनिया का, उस ढांचे में एक दूसरे को करीब आकर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। उसमें कल्चर का, पीपल टू पीपल कनेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और उसे करने की कोशिश ICCR कर रही है। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं यहाँ रियो द जेनेरियो से अखिलेश सुमन, DD न्यूज़ के लिए। ग्लोबल साउथ के अहम समूह ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आज से ब्राजील के रियो डी जेनेरो में होने वाला है। प्रधानमंत्री इस शिखर सम्मेलन में भारत का पक्ष रखेंगे। इस बार का सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर सहयोग और नेतृत्व को नई दिशा देने की जरूरत महसूस की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की चर्चा से होगी। इस सत्र में केवल ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य हिस्सा लेंगे। इसके बाद एक वर्किंग लंच के दौरान शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होगी। दिन का तीसरा एजेंडा बहुपक्षवाद को मजबूत करना, आर्थिक और वित्तीय मामलों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित होगा। शाम को सभी नेताओं के लिए एक औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। The program on the 6th includes the first agenda item is the reform of the global governance, and thereafter there is the second item on the agenda, the peace and security, which is in the working lunch format. 7 जुलाई को सम्मेलन का चौथा एजेंडा पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य होगा। चूंकि नवंबर में ब्राजील COP30 की मेजबानी करेगा, इसलिए जलवायु परिवर्तन एक अहम मुद्दा रहेगा। सम्मेलन के बाद 4 अहम घोषणाएं होने की उम्मीद है। वैश्विक शासन और AI पर नेताओं का वक्तव्य, जलवायु वित्त पर फ्रेमवर्क घोषणा, सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों को समाप्त करने की साझेदारी, ब्रिक्स नेताओं की घोषणा। 4 रिपोर्ट भी नेताओं को सौंपी जाएंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, व्यापार परिषद, महिला व्यापार परिषद और सिविल सोसाइटी काउंसिल की रिपोर्ट। The next day, which is on the 7th July, the fourth item of the agenda is environment, COP30 and global health. As you are aware that Brazil will also be hosting COP30 later in the year in November, which is why climate change and COP issues become very important. ब्राजील की अध्यक्षता में ये सम्मेलन वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को स्वर देने की कोशिश है। भारत की प्राथमिकताएं भी इन मुद्दों के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से कई देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भविष्य के एजेंडे के लिहाज से और भी अहम मानी जा रही है। ब्रिक्स में 10 पूर्ण सदस्य देशों के अलावा 12 साझेदार देश, 8 आमंत्रित राष्ट्राध्यक्ष और 7 क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। 10 परमानेंट सदस्यों वाला ब्रिक्स आज अपने स्थापना के सबसे गंभीर चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ चुनौतियां और मध्य पूर्व में लगातार संघर्ष ब्रिक्स के लिए परेशानियां बढ़ा रही हैं। इसलिए आज ब्रिक्स की सफलता इस बात पर निहित नहीं है कि कितने सदस्य देश इसमें शामिल होने की इच्छा रखते हैं, बल्कि इसकी सफलता इस बात में है कि जो देश सदस्य हैं वो देश एक दूसरे की संप्रभुता का ख्याल रखें और आपसी मुद्दों को बातचीत से हल करने की कोशिश करें। अगर ब्रिक्स इस रास्ते पर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन सकता है। DD न्यूज़ के लिए रियो द जेनेरो से पीयूष कैमरा पर्सन और जयशंकर कैमरा पर्सन के साथ मैं अखिलेश सुमन। आज तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिन है। दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि वो प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन के प्रतीक रहे हैं। उनके संदेश ने सभी धर्मों के लोगों में सम्मान और प्रशंसा को प्रेरित किया। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की और लंबी आयु की कामना करता हूँ। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा है। मुस्लिम समुदाय इस दिन को पैगंबर हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के याद में शोक के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हज़रत इमाम हुसैन द्वारा की गई कुर्बानियाँ उनकी धार्मिकता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। वो लोगों को विपरीत परिस्थितियों में सच्चाई का साथ देने के लिए प्रेरित करते हैं।
भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 124वीं जयंती है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत अन्य भाजपा नेताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। खिलौने सिर्फ बच्चों का मनोरंजन ही नहीं करते, बल्कि अब ये भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा भी बनते जा रहे हैं। यही दिखाई दे रहा है दिल्ली में चल रहे 16वें इंटरनेशनल टॉय एक्सपो में, जहां बड़ी संख्या में डिजाइनर्स, मैन्युफैक्चरर्स और बायर्स शामिल हो रहे हैं, जो भविष्य के स्मार्ट खिलौनों के साथ इस सेक्टर में उभरते भारत की तस्वीर को भी पेश कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। जहां तक नजर जा रही है, बस खिलौने ही खिलौने दिखाई दे रहे हैं। जी हां, ये कोई आम मेला नहीं, बल्कि खिलौनों की एक अंतर्राष्ट्रीय दुनिया है जो बसी है भारत की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में। मौका है 16वें इंटरनेशनल टॉय एक्सपो का, जहां परंपरागत लकड़ी के खिलौनों से लेकर AI से लैस स्मार्ट रोबोट तक जैसे खिलौने तो मौजूद हैं ही, साथ ही मनोरंजन के साथ साथ दिमागी कसरत वाले विशेष खिलौने भी हैं। खिलौनों की इतनी वैरायटी शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी, जहां खिलौनों का पूरा संसार बसता है। मेक इन इंडिया जो है उस पर ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया गया है। कई ऐसी कंपनियां जो कि भारत में खिलौनों का निर्माण कर रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है खिलौने यहाँ से विदेशों तक में भेजे जा रहे हैं, वो कंपनियां भी यहाँ पर आई हुई हैं। B2B बिजनेस यहाँ पर हो रहे हैं, डीलिंग्स यहाँ पर हो रही है। तो कई देशों के यहाँ प्रतिनिधि भी आए हुए हैं जो कि यहाँ पर B2B मीटिंग्स यहाँ पर कर रहे हैं। 350 से ज़्यादा कंपनी भाग ले रही हैं और 400 ब्रांड यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। हमारा मेन उद्देश्य है देश में खिलौने की उत्पादन को बढ़ाना और डोमेस्टिक मार्केट में अपना शेयर को इंक्रीज़ करना। साथ साथ में हमारे काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और एक्सपोर्ट निरंतर हमारा बढ़ रहा है। खिलौनों की ये दुनिया इस क्षेत्र में भारत के बदलते दौर की कहानी बयां कर रही है। यह एक्सपो भारत के पारंपरिक और सांस्कृतिक खिलौनों की विरासत को सहेज भी रहा है। वहीं दूसरी ओर यह आधुनिकता और इनोवेशन की मिसाल भी बन रहा है। भारत अब सिर्फ खिलौनों की मंडी नहीं, बल्कि उनका निर्माता बनकर उभर रहा है, जहां कई कंपनियां इस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही हैं। दुनिया भर के खरीदार जहां बिजनेस डील के लिए पहुंच रहे हैं। गवर्नमेंट हमारा इतना सपोर्ट कर रही है, जो सारा BIS लगा रहे हैं, वो सारे टैक्सेस एंड इम्पोर्ट्स को बैन करना चाह रहे हैं। तो आर फोकस है कि हमारा सब इंडिया में ही प्रोड्यूस हो, बिकॉज सारा इनकम हमारा इंडिया में होना चाहिए। बाहर वाई शुड वी गिव इट टू चाइना और एनी अदर फॉरेन कंट्रीज, वाई वी शुड नॉट। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वुडन खिलौने पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वुडन खिलौने एक तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, उसमें नॉन टॉक्सिक रहता है, तो बच्चों को कहीं हार्मनेस नहीं पहुंचने वाला है। दूसरा, इसके अंदर हमने बहुत सारा क्रिएटिव और एजुकेशनल प्रोडक्ट्स पे ध्यान दिया है। भारत अब सिर्फ खिलौनों का बाजार नहीं, बल्कि एक ग्लोबल निर्माता भी बन रहा है। गुणवत्ता और नवाचार के मामले में भारतीय कंपनियां ग्लोबल मैप पर अपनी छाप छोड़ रही हैं। यह एक्सपो 7 जुलाई तक चलेगा, जिसमें कई बड़ी बिजनेस डील तो होगी ही, साथ ही इस क्षेत्र में भविष्य की रूपरेखा भी तय की जाएगी। इंडियन टॉयज इंडस्ट्री लगातार ग्रोथ कर रही है। अगर बात की जाए तो वर्तमान में करीब $2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यह व्यापार 2034 में करीब $7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। सरकार की नीतियों का परिणाम है कि पिछले 5 सालों में खिलौना उद्योग में 40% की ग्रोथ दर्ज की गई है और कई मेक इन इंडिया कंपनियां जो हैं वो इस सेक्टर में लगातार आगे बढ़ रही हैं। कैमरामैन अरमान खान के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, भारत मंडपम, नई दिल्ली। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।